नमस्कार। कभी सोचा है कि भारतीय रंगमंच के दुनिया में असली हीरो कौन है? वो शब्द जो कागज पर लिखे हैं या फिर वो कलाकार जो उन शब्दों में जान डाल देता है? आज हम नाट्य शास्त्र के उन्हीं पुराने सिद्धांतों में उतरेंगे जो बताते हैं कि यहाँ कला सिर्फ शब्दों की गुलाम नहीं बल्कि कलाकार के दिल में बसती है। तो ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये दरअसल दो अलग-अलग दार्शनिक दुनियाओं का दरवाजा खोलता है। और इसका जवाब ही भारतीय और पश्चिमी रंगमंच के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है। चलिए, इसी फर्क की जड़ को पकड़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, परफॉर्मेंस का दिल किस में धड़कता है? लिखी हुई कहानी में या उसे जीने वाले कलाकार में? देखिए, फर्क बड़ा सीधा सा है। वेस्टर्न थिएटर में, जैसे मान लीजिए शेक्सपियर के नाटकों में, स्क्रिप्ट ही सब कुछ है, स्क्रिप्ट ही राजा है। हर एक शब्द, हर एक पॉज, सब लेखक के हाथ में है। लेकिन जब हम पारंपरिक भारतीय रंगमंच की बात करते हैं, तो यहाँ कहानी पूरी पलट जाती है। यहाँ असली ताकत कलाकार के हाथ में होती है। पाठ तो बस एक ढांचा है, उसमें आत्मा तो कलाकार ही फूंकता है। और पता है, नाट्य शास्त्र में इस कलाकार के लिए एक बहुत खास शब्द है, प्रयोक्ता। प्रयोक्ता का मतलब सिर्फ एक्टर नहीं होता, वो परफॉर्मेंस का निर्माता है, उसका कंट्रोलर है। सच कहें तो वो अपनी कला का स्वामी है, मंच का देवता है। अब देखिए, जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि एक प्रयोक्ता को एक पूरा कलाकार तभी माना जाता है जब वो इन तीनों कलाओं में माहिर हो, नाटक, संगीत और नृत्य। भारतीय कला की नज़र में ये तीनों एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये तो हुई कलाकार की बात। अब जरा इसकी जड़ों में चलते हैं और समझते हैं नाट्य के उस गहरे कॉन्सेप्ट को जिसे एक पवित्र वेद का दर्जा तक दिया गया था। भारतीय संदर्भ में हम आमतौर पर ड्रामा शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं, हम कहते हैं नाट्य। नाट्य अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। इसमें संगीत, नृत्य और संवाद सब कुछ एक साथ घुला मिला है। ये एक शक्तिशाली कला का रूप है जिसे आप टुकड़ों में नहीं देख सकते। और यहीं पर नाट्य शास्त्र की कहानी एक क्रांतिकारी मोड़ लेती है। इसे पंचम वेद या पांचवा वेद क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जन्म ही सामाजिक बराबरी के लिए हुआ था। ये कला और ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया था जिन्हें पहले के 4 वेद पढ़ने या सुनने की इजाजत नहीं थी। मतलब ये कला के जरिए एक सामाजिक क्रांति थी। अब हम आते हैं उस सिद्धांत पर जो भारतीय कला की आत्मा है। ये वो मंजिल है जहां हर कलाकार पहुंचना चाहता है, और वो है रस की खोज। कई बार लोग रस की तुलना वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कैथारसिस से कर देते हैं, लेकिन ये दोनों जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। कैथारसिस क्या है? ये एक पर्सनल इमोशनल रिलीज है, जैसे कोई दुख भरी फिल्म देखकर रोना और हल्का महसूस करना। लेकिन रस एक साझा, एक दिव्य अनुभव है जहां हर दर्शक एक ही आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। तो एक कलाकार की असली सफलता क्या है? क्या वो बस जोरदार तालियां हैं? नाट्यशास्त्र कहता है नहीं। असली सफलता है दैवी सिद्धि। ये तालियों से बहुत आगे की बात है। ये वो पल है जब दर्शक परफॉर्मेंस में इतना खो जाए कि उसे समय और जगह का होश ही न रहे। जरा इस अनुभव की कल्पना कीजिए। यही है दैवी सिद्धि का सार। परफॉर्मेंस का जादू इतना गहरा होता है कि दर्शक उससे बाहर ही नहीं आना चाहता। यही रस की सबसे ऊंची अवस्था है। लेकिन ये रस पैदा होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है साधारणीकरण की प्रक्रिया में। कलाकार का काम सिर्फ एक कैरेक्टर की भावना को दिखाना नहीं है, बल्कि उसे इतना यूनिवर्सल बनाना है कि हॉल में बैठा हर दर्शक उससे कनेक्ट कर सके। यही साधारणीकरण का निचोड़ है। जब दर्शक के मन में ये ख्याल आता है कि अरे, ये तो मेरी ही कहानी है, तब जाकर कला पर्सनल भी बनती है और यूनिवर्सल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा नाटकीय अनुभव बनता कैसे है। नाट्यशास्त्र में 3 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी भूमिकाओं की बात की गई है। इसे एक क्रिएटिव सफर के 3 पड़ाव समझिए। पहला है अनुकीर्तन, जहां कवि या लेखक किसी कहानी को फिर से कहता है। फिर आता है अनुकरण, जहां कलाकार उस कहानी को जिंदगी की नकल करके मंच पर उतारता है। और आखिर में होता है अनुदर्शन, जहां दर्शक उस अनुभव को अपने मन में बार बार जीता है, परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से में, जो ये बताता है कि भारतीय रंगमंच की असली पहचान किसी एक रूपता में नहीं, बल्कि इसकी विविधता के जश्न में है।
नाट्यशास्त्र ने प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, जिसका सीधा सा मतलब है क्षेत्रीय पहचान। भरत मुनि ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी परफॉर्मेंस अपनी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए और उसे अपने इलाके की संस्कृति, भाषा और पहनावे को अपनाना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भारतीय रंगमंच की राष्ट्रीय पहचान किसी एक स्टाइल से नहीं बनती, बल्कि इसकी कमाल की विविधता से बनती है। हर भाषा, हर बोली, हर लोक कला मिलकर इसकी असली पहचान गढ़ते हैं। तो संक्षिप्त में कहें तो भारतीय रंगमंच की नींव इन 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। ये कलाकार पर केंद्रित है। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य रस का यूनिवर्सल अनुभव देना है, और ये संगीत, नृत्य और नाटक का एक मिला-जुला रूप है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। और जाते जाते हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या कला का अनुभव हमारी निजी भावनाओं तक ही सीमित है, या ये हमें किसी साझा यूनिवर्सल एहसास से जोड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर।